अर्थिंग ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है, चार्ज कंडक्टर की अर्थिंग ऑफ चार्ज कंडक्टर की अर्थिंग हम लोगों को करनी है। तो अर्थिंग का मतलब होता है बच्चा अर्थ से कनेक्ट करना। अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो। जब भी आप किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है। याद रहेगा, अर्थ को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। सी का मतलब समुद्र होता है। अर्थ को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। आ रहा समझ में कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का सीधा सीधा मतलब यही होता है, या तो आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, चाहें इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इट इज़ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जितने चाहें उतने ले सकते हैं, जितने चाहें उतने दे सकते हैं। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, जितने चाहें उतने ले सकते हैं, जितने चाहें उतने दे सकते हैं। तो ये तो अर्थिंग का बेसिक मीनिंग हो गया। अर्थिंग का ये दिमाग में मत रख लेना चार्ज जीरो होता है, ध्यान रखना। क्या रखना, पोटेंशियल ज़ीरो। अब जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, अकेला है, आइसोलेटेड स्फीयर है, आगे पीछे कोई नहीं जो इसको चार्ज दे सके, इंड्यूस करा सके। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो चार्ज Q है और तुमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही कनेक्ट करोगे सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ पर। थोड़ी देर के बाद ना तो इसके पास चार्ज बचेगा और ना इसके पास क्या बचेगा, पोटेंशियल बचेगा। बना लो, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड स्फीयर। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है आइसोलेटेड स्फीयर। इसको हम लोग नाम देते हैं आइसोलेटेड स्फीयर। ना इसके पास चार्ज होता है, आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब है ना इसके पास क्या होता है, चार्ज होता है, ना इसके पास पोटेंशियल होता है। ना चार्ज होता है ना पोटेंशियल होता है। चार्ज ज़ीरो और पोटेंशियल ज़ीरो, आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर, ना तो चार्ज ज़ीरो है ना पोटेंशियल ज़ीरो, दोनों जीरो हैं, ठीक है, अकेला नहीं। अब अगर आइसोलेटेड ना होगे, स्फीयर ऐसे रखे होते, ये इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। इनको क्या बोला जाता है भाई लोग, हाँ, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बोला जाता है। इनको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। इनका नाम होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का मतलब है ना, कॉमन सेंटर है, इस पर चार्ज मान लो Q1 है, ये Q2 है, और अंदर वाले स्फीयर को आपने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग जो है वो आपने कहाँ कर दी बताओ, अंदर वाले स्फीयर पर कर दी। अगर अंदर वाले स्फीयर पर आपने अर्थिंग कर दी तो क्या होगा, ज़रा इसको देखा जाए, है ना। अंदर वाले स्फीयर को अर्थिंग करने के बाद देखो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो आएगा कि नहीं, यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो करोगे तो पहले यहाँ पोटेंशियल निकाल लो ज़रा। ये आएगा KQ1/A और ये आएगा KQ2/B बराबर क्या है, ज़ीरो। KQ1/A और ये आ गया KQ2/B। क्यों, अरे भाई किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल निकालने के लिए मान लो ये वाला पॉइंट है तो ये Q1 डेवलप करेगा, Q2 दोनों डेवलप करेंगे ना। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सारे लोग मिल करके डेवलप करते हैं कि नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चला गया इधर, ये आया KQ1/A माइनस KQ2/B,
के से के कट गया, Q1 बराबर है माइनस ए अपॉन बी इंटू क्या है, Q2 है कि नहीं। अब बताइए क्या समझ में आया, निष्कर्ष क्या निकला, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि भाई अगर अंदर वाले को अर्थिंग करेंगे तो V0 होगा, Q0 नहीं होगा। याद रहेगा, अंदर वाले को हमने अर्थिंग किया, V0 है लेकिन Q0 नहीं है, छाप लो। बाहर वाले को अर्थिंग किया है तो दोनों जीरो होता है, अंदर वाले को अर्थिंग किया है तो केवल क्या जीरो होता है, बोलो V0 होता है, Q0 नहीं होता है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वैल्यू होती है। हमने आपको चार्ज की वैल्यू भी बता दी है कितनी है, हमने आपको चार्ज की वैल्यू भी बता दी कितनी है। समझ में आया। नहीं, V0 है और Q0 है। जल्दी लिखो। हाँ, अब वर्कशीट में आइए, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, वर्कशीट में आइए, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। पहले अर्थिंग वाला करा दें, अर्थिंग वाला क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। तुम्हारी कहाँ वर्कशीट है, समोसा खा गई हैं, बचा है अभी, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे वर्कशीट में। लास्ट वाला क्वेश्चन वर्कशीट में देखेंगे, बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एक अंदर स्फीयर है, एक स्फीयर ये बाहर है, ये अंदर स्फीयर एक बाहर है ना। अब उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज देखिएगा, लिखी हुई है, पढ़ेंगे, है ना। बेटा पेज पलट लो एक। हाँ, अब उसमें देखिए लास्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है, 7th वाला। उसमें लिखा है क्या लिखा है भाई, स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। दो स्फीयर हैं, अंदर वाले की रेडियस कितनी है 4, बाहर वाले की कितनी है 6। आगे लिखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, हाँ, इनर स्फीयर इज चार्ज्ड। इसमें थोड़ा लैंग्वेज गलत है, चेंज कर लीजिएगा। इनर स्फीयर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 3 ESU, ये लिख लीजिएगा, चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 3 ESU। लैंग्वेज थोड़ा सा वो गलत हो गई है, चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 3 ESU। इसको चार्ज किया गया है कहाँ तक, 3 ESU तक चार्ज किया गया है। दैट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 3 ESU। क्लियर है, कितने तक चार्ज किया गया है, बोलो 3 ESU तक चार्ज किया गया है। दैट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 3 ESU। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, क्यों, और अर्थिंग कहाँ की गई है, आउटर स्फीयर, बाहर वाले को अर्थिंग कर दी है। अब देखना, यहाँ पर चार्ज Q तो यहाँ कितना -Q, बाहर चार्ज रहेगा नहीं, क्यों, अर्थ पे चला जाएगा। अगर बाहर से आपने अर्थिंग किया है तो क्या होगा, चला जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अंदर वाले को हमने 3 ESU चार्ज किया है, अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल निकाल लो, तो ये आएगा Q/4 प्लस माइनस Q कितना 6, यही तो आएगा, नहीं आएगा। अरे भाई इसके यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट बना लो, तो कितना पोटेंशियल है, अंदर वाले चार्ज ने इतना दिया, बाहर वाले चार्ज ने इतना दिया, क्यों, और इक्वल टू किसके आ रहा है, बोलो 3 ESU के आ रहा है। आपको एक जानकारी दे दूं, पहले भी बता चुका हूँ, 1 होता है ESU में, K की वैल्यू होती है 1, क्या होती है
1। CGS सिस्टम में या ESU में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर यहाँ पर 1 रख दोगे बच्चा, Q कॉमन हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/6 इक्वल टू 3 आएगा। कितना मिलेगा? Q कॉमन है, एलसीएम 12 आएगा तो 3 - 2 होगा तो बराबर 3 आएगा। तो Q बराबर बच्चा कितना मिलेगा? 36 ESU आएगा। छाप लो। है आसान कि नहीं? थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है क्या कह रहा है और करना क्या है। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो करने का मतलब नहीं कि तुम बक्के से जीरो कर दो, पहले वहाँ पोटेंशियल निकालो। भाई कई लोग याद हो जीरो बोला, आप सर जीरो ही कर दिया तो काहे कुछ करा रहे हो, है ना भाई। जीरो आने का मतलब होता है मुक्ति, लोगों के दिमाग में होता है जीरो आ गया चलो काम खत्म हो गया। आया समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ, इनर स्फीयर बेटा ये है और ये आपका हॉलो स्फीयर है, आउटर वाला। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया? है अच्छा क्वेश्चन कि नहीं? ये आया हुआ है CPMT में बहुत साल पहले, जब ऑल इंडिया PMT का नाम यूपी में CPMT हुआ करता था, है ना। नीट जो आप देते हैं ये CPMT की कब्र पे बनाया गया है भाई। स्टेट की जो एग्ज़ाम है उनको मारा गया है, उसके बाद उन्हीं की उसके ऊपर नीट की रूपरेखा। हालांकि नीट के मैं खिलाफ हूँ, ज़बरदस्ती आप NCERT पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हो उसको जो यूपी बोर्ड का बच्चा है ना। और अकेले यूपी नहीं, सब जगह कर रहे हो। और उसका मन कुछ और पढ़े तो क्यों नहीं? समझ में आ गया? तो यहाँ पर Q बराबर है 36 ESU। 36 ESU जो है वो आपका क्या है? चार्ज आ गया। अर्थिंग समझ में आ गया कि नहीं? तो अब आपका ये पोटेंशियल वाला पूरा हो गया। जरा इक्वी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी भी पूरी कर दे, फिर न्यूमेरिकल एक साथ कर लेंगे। ठीक, अब आइए जरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस हाँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, द सरफेस ऑन विच potential of each point is same. The surface on which potential of each point is same. वो सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। The surface on which potential of each point is same, या equal भी बोल सकते हैं। The surface on which potential of each point is same, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। इक्वल पोटेंशियल है, द पोटेंशियल इज इक्वल। ठीक है, पोटेंशियल कैसा है? इक्वल है। अब इसमें सबसे बड़ी बात दिमाग में आता है एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो अर्थ मिल जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? ज़ीरो। इसका मतलब अर्थ की सरफेस क्या है? इक्वी पोटेंशियल है कि नहीं? क्यों भाई? अर्थ की सरफेस क्या है? इक्वी पोटेंशियल है। क्यों? सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है? ज़ीरो होता है। अगर आपको एग्जाम्पल लेना हो तो आप ले लोगे सरफेस ऑफ अर्थ। पहला एग्जाम्पल ले लोगे सरफेस ऑफ अर्थ। और कोई एग्जाम्पल आपके नज़र में आ रहा है? और कोई एग्जाम्पल आ रहा है नज़र में? सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, बिल्कुल सही। सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। जो चार्ज कंडक्टर है उसकी जो सरफेस है वो भी आपकी क्या है? इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो, आपने अगर चार्ज दिया और उसके बाद छोड़ दिया तो वो इक्वी पोटेंशियल हो जाएगी।
चार्ज जो होता है पूरे में इक्वली फैल जाता है, चार्ज जो होता है इक्वली पूरे में फैल जाता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो एग्जाम्पल है सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर भी होता है, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर भी होता है। इसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला जाता है? हाँ, तो ये क्या है? द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट इज सेम। और इसमें क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर एटसेट्रा। ठीक, अब आती है बेटा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टीज़ पर ही आता है, जो क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टीज़ पर ही आता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है इक्विपोटेंशियल की, है ना? व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? अगर किसी चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं इक्विपोटेंशियल के ऊपर, तो वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? बोलो, वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम one point to other on equipotential surface is zero. Work done in moving any charge from one point to other on equipotential surface is zero. Work done in moving any charge from one point to other on an equipotential surface is zero. अब ये वर्क डन ज़ीरो क्यों होता है बच्चा? वर्क डन ज़ीरो होने का क्या रीज़न है? वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी। क्यों? वर्क डन क्या होता है? क्यू डेल्टा वी होता है वर्क डन क्यू डेल्टा वी। वर्क डन हमारा क्यू डेल्टा वी होता है, और अगर पोटेंशियल इक्वल हो गया, अगर पोटेंशियल सेम हो गया या इक्वल हो गया, तो डेल्टा वी क्या होता है? तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो। ज्ञान समाप्त। इतनी सी बात है। अगर आप किसी क्या करेंगे, पॉइंट को मूव कराएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी ज़ीरो है। अब जैसे मान लो हम ज़मीन पे चल रहे हैं, तो अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। सेम लेवल सेम पोटेंशियल। मैंने एक बार बोला था, याद करो, लेवल का मतलब पोटेंशियल होता है। कहते नहीं किस लेवल पे हो, इसका तो तुम्हारा पोटेंशियल का पोटेंशियल ही नहीं है उस लेवल का। क्यों? लेवल का मतलब होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द electric lines are perpendicular to the equipotential surface, perpendicular to the equipotential surface। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे? जैसे मान लो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मान लो यहाँ पे आपने सरफेस बनाई। ये कौन सी सरफेस है बताओ? इक्विपोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हैं? नॉर्मल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बोलो, सही है ना? कैसा शेप है इसका? प्लेन है। अब आपसे कोई पूछे प्लेन इक्विपोटेंशियल है, तो बोल देना इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है? यूनिफॉर्म है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये कैसा है? यूनिफॉर्म है। बात को समझ लो, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
है ना, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा, अगर यहाँ पर कोई चार्ज है, अब पॉइंट चार्ज, यहाँ से आप देखिए इलेक्ट्रिक लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है, ये दीज आर एट 90 डिग्री, ये हमारी 90 डिग्री पर है, दीज आर एट 90 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 90 डिग्री। ये कैसा शेप हो गया भाई? स्फेरिकल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल कैसा बनेगा? स्फेरिकल। या आप कहीं पर स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल देखें तो आपके दिमाग की तुरंत घंटी बजनी चाहिए, इसका मतलब ये चार्ज कैसा है? पॉइंट चार्ज। ये चार्ज कैसा है भाई? पॉइंट चार्ज है। द चार्ज इज पॉइंट चार्ज। समझ रहे हो ना बात को? मैंने क्या कहा? ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इक्विपोटेंशियल कैसा बनेगा? स्फेरिकल। तो अगर कोई पूछ ले चार्ज के बारे में कि कैसा है स्फेरिकल दे करके, तो आप याद करेंगे कि कैसा है? बोलो पॉइंट चार्ज है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? उसके बाद तीसरा, उसके बाद थर्ड वन, तीसरा देखें, अगर आप वायर है इसको चार्ज दे दें, आप ये वायर है और इसको चार्ज दे दें आप ऐसे, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो इसके चारों तरफ जो सरफेस बनेगी वो सिलेंड्रिकल बनेगी। ये जो है सिलेंड्रिकल बनेगी, ये आपकी सिलेंड्रिकल बनेगी ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। आ रहा है? ये हमारी सरफेस कैसी होगी बताइए? सिलेंड्रिकल होगी। सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर है? ये हमारी जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल हो जाएगी। द सरफेस इज सिलेंड्रिकल। हो गया कि नहीं होगा? तो ये चार्ज वायर है, इसके चारों तरफ अगर आप बनाओगे तो आपका सिलेंड्रिकल मिलेगा। ये हमको सिलेंड्रिकल मिलेगी, दैट इज सिलेंड्रिकल। यहाँ जो सरफेस हमको मिलेगी वो सिलेंड्रिकल मिलेगी। द सरफेस इज सिलेंड्रिकल। ठीक है? समझ में आ गया? अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इजी है। क्या? अच्छा, ऐसा होता क्यों है? इलेक्ट्रिक लाइन परपेंडिकुलर क्यों होती हैं? इसका भी लॉजिक देखो, समझ लेते हैं। dV बराबर क्या होता है? माइनस ई डॉट डी आर होता है। dV का क्या फॉर्मूला है? माइनस ई डॉट डी आर होता है। अब अगर dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर होता है, अगर हमने dV को जीरो कर दिया तो ई डॉट डी आर क्या होगा? ज़ीरो। और अगर ई डॉट डी आर ज़ीरो होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर किसके है? डी आर के। होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर किसके होगा? डी आर के होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? dV इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ई परपेंडिकुलर किसके आएगा? बोलो डी आर के। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप कहोगे सर dV को क्यों जीरो कर दिया? क्योंकि V क्या है? कांस्टेंट। V कैसा है? सेम है। तो अगर सेम है मतलब कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो गया भाई? dV को क्या करेंगे? ज़ीरो। तो ई डॉट डी आर बराबर क्या करेंगे बताओ? ज़ीरो करेंगे। क्यों? ई डॉट डी आर बराबर क्या करेंगे? ज़ीरो करेंगे। ई डॉट डी आर की वैल्यू को क्या करेंगे? ज़ीरो करेंगे। बना लो।
समझ में आ गया? अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो आप ऐसे सोचो जैसे मान लो एक सरफेस ये एक ये है और ये दोनों इक्विपोटेंशियल हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी एक इलेक्ट्रिक लाइन बनाओ जो दोनों को परपेंडिकुलर हो, बन ही नहीं पाएगी। अगर इसके परपेंडिकुलर होगी तो उसके नहीं होगी, उसके होगी तो इसके नहीं होगी, तो बना ही नहीं पाओगे। तो ऐसी कल्पना करने से क्या फ़ायदा जो कभी मूर्त रूप ही न ले पाए। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? भाई ऐसी कल्पना का कोई औचित्य है जो कभी प्रैक्टिकली सही ना हो? बोलो हाँ या ना? नहीं सही है, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री पर है मान लो। अब अगर मान लो कल को एक लाइन बनाते हैं इसके परपेंडिकुलर, तो उसको तो पैरेलल हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आ रहा समझ में? प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? समस्या आपके सामने है ना। समस्या का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये आपका टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चंस पर। इसमें देखिए दो क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x है, y है, z है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ दिया है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ दिया है और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चा? 10 वोल्ट। यहाँ पर क्या लिखा है? 20 वोल्ट। ये कितने सेंटीमीटर है? 0 है। ये कितना है? ये कितना वोल्ट है बेटा? 40। ये कितना है? हाँ, यहाँ कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ कितना? अच्छा, दोनों के बीच का 5 है, दोनों के बीच का गैप 5 है। अब ये क्वेश्चन दिया है, उन्होंने पूछा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, समझिए जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ होता है। और इलेक्ट्रिक लाइन देखो नॉर्मल होती है, मैंने बना दिया देखो वक्त से, कितनी देर लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर आया कि नहीं आया? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उधर इंक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक लाइन नॉर्मल होती है। कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी करनी हो तो दो बातें याद रखना, जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ होगी। दूसरी और गंभीर बात क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं। ये कैसे हैं देखने में? प्लेन है। कैसे हैं? फील्ड कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म। कैसा बनेगा? बनेगा यूनिफॉर्म कि नहीं बनेगा? बात खत्म हो गई कि नहीं हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली जाए। क्या निकाली जाए बताइए? वैल्यू निकाली जाए। तो वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है -dV/dr होता है। माइनस डायरेक्शन का है। अगर कल को आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो dV/ क्या होगा? dV का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और dr का मतलब भाई लोग क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया।
अब यहाँ पर आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का 20 है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है ना। तो 5 × 10⁻⁴ क्या हो गया -2, ये 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 400 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। नोट कर लो, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ई बराबर है 400 वोल्ट पर मीटर। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले वाले क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन बना हुआ है और एक इक्विपोटेंशियल ये है, एक इक्विपोटेंशियल ये है, एक इक्विपोटेंशियल ये। यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ 20 है, यहाँ पे 30 है। ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का दिया है और 0 है, 10 है, 20 है, ये सेंटीमीटर में चल रहा है। दिया है क्वेश्चन कि नहीं? ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। ये जो दो क्वेश्चन आप इक्विपोटेंशियल कर रहे हैं यही दोनों हैं, इन्हीं में से आते हैं, वैल्यू बदल बदल के इन्हीं में से आएंगे। अगर आप इनको कायदे से समझ लेंगे तो आपको कोई नया क्वेश्चन मिलेगा नहीं। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ऐसे, ठीक है। ये आपका जो है ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ से, ये आपका 90 डिग्री है, ये है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक है। पहली बात क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात उस डायरेक्शन में होगा जिधर पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। आया समझ में? उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। तो पोटेंशियल इधर डिक्रीज हो रहा है, एक तो बात ये हो गई। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है, ये डिस्टेंस है, मान लो इसको r लिख दिया जाए, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कितने सेंटीमीटर है, 10 है। तो यहाँ से sin 30 बराबर क्या मिलेगा भाई लोग, r/10। sin 30 कितना है, तो r/10, ये आ गया देखो 5, तो r बराबर कितने सेंटीमीटर है, 5। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। कैसे लेते हैं बच्चा, परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा कौन सी लेंगे बताओ, परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या निकला है डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर। कैसे निकला भाई, ये वाली डिस्टेंस थी, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 10 हो गया, डिवाइड करके निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैंने मैग्नीट्यूड बताया क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या होता है बताओ, डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या मिलेगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस 10 और डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ई बराबर कितना 200 वोल्ट पर मीटर आएगा कि नहीं आएगा। ज्ञान समाप्त, लिख लो। डायरेक्शन आपके सामने है ना, और मैग्नीट्यूड भी आपके सामने है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस आप लिख सकते हैं यूनिफॉर्म में। किस में ले सकते हैं, यूनिफॉर्म में। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर dV/dr लगता है। क्या लगता है, dV/dr। वो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं उसके। क्यों, तो एक चीज़ को रटा मत करो कि हर जगह लगाने का प्रयास करो भाई। ये आदत होती नहीं, आदत नहीं होती है, नेचर होता है। एक होता है आदत, एक होता है नेचर, ठीक है ना। आदत बाद में आती है, नेचर पहले होती है। जब हमारा नेचर होता है तो हम वैसी आदतें फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नेचर ही होता है क्या, कि जो आसान लगे, जो समझ में आ जाए उसी को हर जगह फिट करें, है ना।
एक फार्मूला समझ में आ गया तो आदमी उसी फार्मूले को हर जगह लगाता घूमता है। क्यों? कहते यार इससे क्यों नहीं निकल रहा है, ये बढ़िया तो था ये, तो वो फार्मूला दूसरी चीज़ का है। क्यों? ये ध्यान रखो। डायरेक्शन अगर आप देखें तो 90 डिग्री ये है, 30 ये है, टोटल 120 डिग्री। क्यों? अगर आप डायरेक्शन लिखेंगे सो यू कैन राइट 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री। क्यों? मिटा दें। तो ये आपका है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो सरफेस होता है जिसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है। क्यों? उसको नाम दिया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब उसके बाद आइए अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल एनर्जी। क्यों? नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डाल लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डाल लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी है इसका सीधा सीधा मतलब है काम किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी जो है, किसी के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी है इसका मतलब उस पर वर्क हुआ है। वर्क कोई चीज़ ऊपर रखी है छत पे तो लेके गए तो उस पर mgh लगा होगा और वही उसके फॉर्म में स्टोर हो गया एनर्जी के फॉर्म में। क्यों? अब एक और दिक्कत होती है, पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं चलती कि है। अब पत्थर रखा है ऊपर, देख के तो लग रहा कोई एनर्जी नहीं है, अभी ऊपर से सिर पे गिर जाए पता चल जाएगा यार इसके पास तो एनर्जी थी। काइनेटिक दिखती है, काइनेटिक दिखती है, कोई चल रहा हाँ एनर्जी है, लेकिन कोई चीज़ रखी है उसकी एनर्जी, अब डैम बना हुआ है, पानी भरा हुआ है, कोई एनर्जी नहीं दिखती, अभी टूट जाए, अरे इतनी एनर्जी थी इसके पास, इतनी सारी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड थी। तो बेसिकली क्या है, जो एनर्जी फ्लो करती है वो दिखती है, काइनेटिक एनर्जी मोशन में आती है वो दिखती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्या होती है? स्टोर होती है। तो बात हो रही तीन टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलास्टिक, जिसको आप हाफ के एक्स स्क्वायर कहते हैं। तो टोटल 3 प्रकार की एनर्जी हुआ करती है। ठीक है, चौथी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, 3 ही प्रकार की एनर्जी है। अगर किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी है तो इन्हीं 3 में से कोई एक होगी, इन्हीं 3 में से कोई एक होगी, इसके अलावा होती नहीं है। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आती है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ाया था शुरू में कूलम्स लॉ, तो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? ये बेसिक बात। तो रिवाइज करते रहा करो, तो उससे ये रहता है कि आपको सब चीज़ें लिंक मिल जाती हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना। 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया है कि इसकी एक एनर्जी होती है सेल्फ एनर्जी, एक एनर्जी होती है सेल्फ एनर्जी, और दूसरी एनर्जी कौन सी होती है? म्यूचुअल एनर्जी होती है। पहली एनर्जी होती है सेल्फ। सेल्फ और म्यूचुअल में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन सेल्फ एंड म्यूचुअल? जैसे मान लो ये 2 मार्कर हैं, है ना, इस मार्कर को हमने अलग चार्ज दिया, इस मार्कर को चार्ज देने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो इसकी सेल्फ एनर्जी, इस मार्कर को अलग चार्ज दिया,
इसको चार्ज देने में जो वर्क किया इसकी सेल्फ एनर्जी, दोनों को ला करके पास में रख दिया, ये जो वर्क डन है ये कौन सी एनर्जी है, बात खत्म हो गई। आ रहा समझ में? सेल्फ एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इन, हाँ लिख लेंगे भाई, सेल्फ एनर्जी वर्क डन इन गिविंग चार्ज टू अ बॉडी, वर्क डन इन गिविंग चार्ज टू अ बॉडी, वर्क डन इन गिविंग चार्ज टू अ बॉडी, वर्क डन इन गिविंग चार्ज टू अ बॉडी। बॉडी को चार्ज देने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो सेल्फ एनर्जी। ठीक, इसमें भी हमारे सिलेबस में दो हैं, एक हॉलो स्फीयर का है, हॉलो स्फीयर का होता है हाफ के और क्यू स्क्वायर अपॉन आर, यू बराबर है हाफ के और क्यू स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब ये होता है u बराबर 3/5 के और क्यू स्क्वायर अपॉन आर, सॉलिड का और हॉलो का। ठीक है, ये दो ही हैं केवल अपने सिलेबस में। इसको तो हम कैपेसिटर के फॉर्मूले से कर सकते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी से, है ना। इसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली याद ही कर लेते हैं। क्यों याद कर लेते हैं, उसका रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि भाई क्वेश्चन आ चुका है एक बार, और दूसरी बात फार्मूला हमें याद रहेगा तो हम अप्लाई कर लेंगे। और रही बात डेरिवेशन की, तो हमको पता है कि किस फॉर्मेट में आ रहा है। देखो क्यू का स्क्वायर दोनों में, आर दोनों में, बस प्रॉब्लम वो नंबर कांस्टेंट वाली है, तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से निकलेगा। ठीक है, उसके पीछे मत पड़ो। तो यहाँ पर दो प्रकार के सेल्फ एनर्जी के केस हो सकते हैं, सेम ग्रेविटेशन में आता है। सॉलिड स्फीयर होगा तो यहाँ पे 3/5 g लग जाएगा, m स्क्वायर अपॉन आर, क्यों? और यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाफ g m स्क्वायर, माइनस लगता है। ग्रेविटेशनल एनर्जी किस में होती है, माइनस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोनों प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है और नेगेटिव। ग्रेविटेशनल एनर्जी हमेशा क्या होती है, माइनस में, याद रहेगा। क्यों होती है? क्योंकि जब दूर से मास को लेके आते हैं तो आपको नहीं लाना, अपने आप आ जाएगा। जैसे ये मार्कर है, हम इसको नीचे ले जाना चाहते हैं, है ना, या इन दोनों को पास लाना चाहते हैं, तो लाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप आ जाएंगे, छोड़ दो। हालांकि दिखते नहीं आते हुए, लेकिन ये है कि फोर्स तो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, वीक फोर्स होता है इसलिए नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी एनर्जी है बेटा, सेल्फ एनर्जी। दूसरी कौन सी एनर्जी है, म्यूचुअल। म्यूचुअल क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग 2 or more charges, work done in carrying 2 or more charges, 2 or more charges from infinity and placing them near each other। एक दूसरे के पास लाके रखना है, इन्फिनिटी से लाना है और ला करके एक दूसरे के पास रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक चार्ज आपने ये Q1 ले लिया और एक चार्ज आपने Q2 ले लिया, R डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है? एक चार्ज आपने Q1 ले लिया, एक चार्ज क्या ले लिया, Q2 ले लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। तो वर्क डन कितना होता है इनका, ये होता है कि Q1 Q2 अपॉन R। क्यों? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, कि Q1 Q2 अपॉन R। अब ये वर्क डन में डिराइव करवा चुका हूँ। जब मैंने पोटेंशियल आपको समझाया था तो यहाँ वर्क डन डिराइव करवाया था, पहले W करवाया था, फिर उसमें Q से डिवाइड करवाया था, याद है? ये डिराइव हो चुका है, एक बार देख लीजिएगा पीछे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जब मैंने डिराइव करवाया था तो ये वर्क डन आ चुका है। और मैंने बोला भी था कि ये जो वर्क डन है यही आगे चलकर एनर्जी बन जाएगा, बोला था कि नहीं बोला था? तो एक हमारी सेल्फ एनर्जी हो गई, एक कौन सी हो गई, म्यूचुअल। म्यूचुअल एनर्जी बेटा सिस्टम की होती है, सेल्फ एनर्जी बॉडी की होती है, म्यूचुअल एनर्जी सिस्टम की होती है। म्यूचुअल एनर्जी सिस्टम की है। कल को इनमें लड़ाई हो गई आपस में, ये आपस में अलग होंगे तो अपनी अपनी एनर्जी लेके चले जाएंगे। आपस में अगर लड़े हुए
तो ये अपनी अपनी एनर्जी लेकर के अलग हो जाएंगे, वो चले जाएंगे जितना जिसके हिस्से में आएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? क्यों चले जाएंगे? लड़ाई मतलब दूर चले जाए, है ना। अगर ये अलग हुए, कल को ये अलग हुए, तो ये अपनी अपनी एनर्जी बांट लेंगे, है ना, एनर्जी अपनी लेकर के निकल लेंगे। ऐसा नहीं कि एक आदमी निकलेगा, भाई मिलेगी, सबको मिलेगी, क्योंकि एनर्जी किस चीज़ की है? ये सिस्टम की है। एनर्जी किसकी है? ये सिस्टम की। याद रहेगा, एनर्जी हमेशा किसकी होती है? सिस्टम की। जैसे कल को एक ट्रायंगल बना लिया जाए और आपसे कह दिया जाए भाई ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये ट्रायंगल बना लिया जाए और ये R है, ये R है, ये R है। अब आप देखिए यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं, 3 सिस्टम के पेयर बन रहे हैं आपस में। Q1 Q2 एक पेयर हो गया अपॉन R, एक पेयर कौन सा हो गया? Q2 Q3, क्यों? अपॉन R। और एक पेयर कौन सा है? बोलो, Q3 Q1 अपॉन R। 3 पेयर हो गए कि नहीं? बताओ भाई। तो U बराबर हो गया K और Q1 Q2 अपॉन R। दूसरा क्या हो गया? Q2 Q3 अपॉन R। तीसरा क्या हो गया? Q3 Q1 अपॉन R। हो गया कि नहीं हो गया? तो टोटल मिला के देखा जाए तो ये पेयर हमारा कितने का है? 3 का है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? पेयर हमारा 3 का बना, Q1 Q2 अपॉन R, Q2 Q3 अपॉन R और Q3 Q1 अपॉन R। नोट कर ली, जितने पेयर बनेंगे उन सब की एनर्जी होगी, एक किसी एक की नहीं होगी, पूरे पेयर्स की होगी। हो गया? कल को जैसे स्क्वायर बना दिया जाए, मान लो एक हमने स्क्वायर बनाया है ऐसे, है ना। अब ये मान लो एक Q1 है, एक Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, और ये डिस्टेंसेस R लिखे हैं। अब हमसे पूछा जाए, बताइए यहाँ पर एनर्जी कितनी? तो देखो, एक पेयर तो ये बनेगा Q1 Q2 का, क्यों? तो ये आएगा कि Q1 Q2 अपॉन R आएगा। एक पेयर ये बनेगा तो ये आएगा Q2 Q3 अपॉन R, है ना, प्लस एक पेयर ये होगा तो ये आएगा Q3 Q4 अपॉन R, क्यों? और ये आ जाएगा Q4 Q1 अपॉन R। तो 4 पेयर तो ये हो गए, क्यों? अब देखो, एक पेयर डायगोनली ये बनेगा और एक पेयर डायगोनली ये बनेगा। तो यहाँ क्या हो गया भाई? है, यहाँ पर आ गया Q1 Q3 अपॉन कितना? R√2 और दूसरा Q2 Q4 अपॉन R√2। बताओ समझ में आया कि नहीं है? क्यों भाई? जितने पेयर बने चुपचाप उनको गिनते चले जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितने पेयर बने उनको गिनते चले जाओ, है ना, पेयर को गिनना। क्यों? पेयर को गिनना। एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है। पोटेंशियल एनर्जी म्यूचुअल वाली जो होती है वो किसकी होती है? सिस्टम की। और जो वो वाली होती है इंडिविजुअल वाली, जिसको कहते हैं सेल्फ एनर्जी, वो एक बॉडी की होती है। जैसे मान लो एक मार्कर है, उसको चार्ज दिया, एनर्जी उसकी है, उसकी अपनी है ना। यहाँ पेयर बनते जाएंगे, एक पेयर ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये बना, एक ये बना। और डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? R√2। स्क्वायर के डायगोनल की लंबाई कितनी होती है? R√2। तो R√2 हमने लगा दी। यहाँ बैठती थी ना बच्ची? नहीं, एक वो थी मास के कारण, है ना। तो क्या हुआ भाई? Q1 Q2 अपॉन R, Q2 Q3 अपॉन R। हो गया? चलिए, अब मैंने एक बात बोली थी कि जब अलग होंगे तो ये अपनी अपनी एनर्जी लेकर के चले जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इलस्ट्रेशन देखिए कि ये 2 चार्जेस हैं, बात ना करें तो शायद अच्छा रहे। ये Q और ये हमारा M है, ये हमारा R है। बात को समझिए, ये हमारा क्या है? R है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो एनर्जी हमारी बन रही है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी है इस समय।
अब आपने इनको छोड़ दिया मतलब रिलीज़ कर दिया। अब देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत देर तक तो साथ रहेंगे नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत देर तक तो साथ रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे ये। तो ये कह रहा है ये दूर चले गए। कहाँ चले गए? ये दूर चले गए। अब अगर ये दूर चले गए तो पूछ रहा है इनकी क्या वो होता है ये वेलोसिटी ईच पार्टिकल की जब कहाँ पहुँच जाएं? इन्फिनिटी पर। सुनिए, शुरुआत में कहाँ थे ये? आर पर, बाद में कहाँ है? फाइनली ये कहाँ पहुँच जा रहे हैं? हाँ, फाइनली ये कहाँ पहुँच गए? इन्फिनिटी पर पहुँच गए। फाइनली ये कहाँ पहुँचे? इन्फिनिटी पर पहुँचे। बात को समझो, फाइनली ये कहाँ पहुँच गए? फाइनली इन्फिनिटी पहुँच गए। अगर इन्फिनिटी पर पहुँच गए तो पूछ रहा है वेलोसिटी बताइए इन्फिनिटी पर पहुँचने के बाद क्या होगी? व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन दे रीच एट इन्फिनिटी? क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब वो इन्फिनिटी पहुँच जाए तो स्टार्टिंग में कौन सी एनर्जी है? केवल पोटेंशियल, और वो भी कितनी है? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़ीरो। स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़ीरो है। स्टार्टिंग की जो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, बाद वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो। क्यों? कहाँ पहुँच गए? इन्फिनिटी पर कुछ होता है क्या? इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होता है क्या? नहीं। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ mv² इंटू 2 आ जाएगी। क्यों? 2 से 2 कट जाएगा। आ रहा समझ में है ना? mv² आएगी टोटल की नहीं आएगी। अब आप बात को समझिए, कंजर्वेशन। हाँ, 2 क्यों किया बेटा? दो मासेज हैं तो एक की काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv²। दूसरे की कितनी? हाफ mv²। यही तो हुआ कि नहीं हुआ? अब नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई दो पार्टिकल हैं, दो, तीन होते तो तीन। अब यहाँ देखिए ये क्या मिलेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू mv² आ जाएगा। m कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो v² क्या आ जाएगा? के, और क्यू² अपॉन आर एम होगा। तो v का फॉर्मूला क्या होगा? √ऑफ के क्यू² अपॉन आर एम। काम खत्म हो गया। हाँ, पेज नंबर कौन सा है बेटा? इधर लाइए, हमें लाइए इधर। हम ये वाला पेज कह रहे हैं। हाँ, ये जो है पेज नंबर है 10, पोटेंशियल एनर्जी वाला है ना। पेज नंबर है 10। क्या उसके नहीं हुए? कितने? एक भी नहीं। हाँ चलिए, तो 6 वाले के देख लीजिए। पहले 6 वाले के देख लीजिए। इसके तो आसान है पोटेंशियल एनर्जी वाले। पेज नंबर 6 वाले पे आ जाइए। हाँ, क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है और यहाँ पर बीच में एक टनल बनाई हुई है और इसको आपने चार्ज दिया है। बात मत करें, इसको आपने चार्ज दिया हुआ है और इस टनल के सामने, बात नहीं करें, यहाँ पर आपने एक -q चार्ज को रिलीज़ किया है। u बराबर 0 पे रिलीज़ किया। कहाँ रिलीज़ किया है? हाँ, अब ये कह रहे हैं कि जब ये आएगा आगे की तरफ और सरफेस पर आया तो इसकी जो वेलोसिटी आपकी है वो v है। तो बताइए सेंटर पर पहुंच करके क्या वेलोसिटी होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सेंटर पर आइए तो क्या वेलोसिटी होगी ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट द सेंटर, सेंटर पर क्या वेलोसिटी होगी। ये यहाँ पर वेलोसिटी v है और यहाँ पर वेलोसिटी v डैश है। अब देखिए इसमें करना क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V, वर्क डन होता है Q डेल्टा V और ये बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब पहली बार में लगाएंगे Q, डेल्टा V का मतलब क्या है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है। डेल्टा V का मतलब क्या है, डेल्टा V का मतलब है पोटेंशियल एट द सरफेस माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। यही तो आएगा, नहीं आएगा, अरे भाई सरफेस है ना ये और ये क्या है, इन्फिनिटी है, इन दोनों के बीच में लगा दो, क्या मिलेगा, डेल्टा के ही ये आएगा हाफ mv²। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ, गलत तो नहीं है, यही तो लगाओगे, Q डेल्टा V इज इक्वल टू हाफ mv² होगा। यहाँ पर क्या लगाओगे भाई, Q डेल्टा V क्या होगा, सेंटर का माइनस इन्फिनिटी का, और ये क्या होगा, हाफ mv डैश का स्क्वायर। इसका होगा बताइए हाफ mv डैश का स्क्वायर। दोनों को क्या करोगे, डिवाइड, दोनों को क्या करोगे बताओ, डिवाइड। जैसे डिवाइड करेंगे Q से Q क्या होगा, कैंसिल, हाफ m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो। तो ये क्या मिला भाई, Vs अपॉन Vc इज इक्वल टू v² अपॉन v डैश का स्क्वायर। तो v डैश स्क्वायर बराबर है Vc अपॉन Vs इंटू v²। और Vc अपॉन Vs मैं आपको बता चुका हूँ 3/2 होता है, क्यों, तो यहाँ से v डैश क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू v आएगा कि नहीं आएगा, आंसर ये बैठ है, आसान कि नहीं। W आपका Q डेल्टा V है और वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। इसका नाम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। हो गया, तो v डैश बराबर है अंडर रूट ऑफ 3/2v। अगले वाले क्वेश्चन में आइए, दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है। अंदर वाले की रेडियस है r1 है और बाहर वाले की r2 है, और यहाँ पर चार्ज q1 है, यहाँ q2 है। दोनों स्फीयर के बीच में एक पॉइंट है P, यहाँ पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। दोनों स्फीयर के बीच में जो पॉइंट है वो P है। अब ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट P। P वाला जो पॉइंट है वहाँ पर पोटेंशियल कितना है ये पूछा जा रहा है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया P, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज क्या है Q2 है। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई पोटेंशियल कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक, अब इसमें करना क्या है आपको, बहुत सिंपल सा तरीका है।
सिंपल सा तरीका ये है कि देखो ये इस स्फीयर के बाहर है, इसके अंदर है। भाई दोनों स्फीयर की रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन देखो, दोनों के सापेक्ष में उसकी पोजीशन देखो। तो पहले वाले के सापेक्ष में ये बाहर है और बाहर वाले के सापेक्ष में क्या है, अंदर है। तो अगर इसके सापेक्ष या रिस्पेक्ट में देखें तो बाहर है, फॉर्मूला क्या मिलेगा, KQ1/r। इसके सापेक्ष में अंदर है तो KQ2 क्या मिलेगा, R2। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आंसर कर लें। है आसान कि नहीं, है ना भाई। आपने क्या किया बताओ, बाहर ले लिया इसको और अंदर। जब बाहर निकालते हैं तो वहीं तक की डिस्टेंस लेते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस KQ1/r और ये है Q2/r2। कंप्लीट समझ में आ गया। तो V बराबर KQ1/r प्लस Q2/r2। इतना क्लियर हो गया कि नहीं। इसके बाद वाला देखिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन में दो स्फीयर हैं, है ना, और दोनों स्फीयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ठीक, एक अंदर वाला स्फीयर है और एक बाहर वाला स्फीयर, और दोनों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V दिया हुआ है। ठीक, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या गिवन है, V। अब ये कह रहे हैं कि बाहर से हमने -3Q चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया, तो अब बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है। इन्होंने बाहर से, पहले इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। अब ये कह रहे हैं कि बाहर से हमने -3Q चार्ज दिया है, तो अब नया पोटेंशियल बताओ कितना होगा, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर होगा V, आंसर आपका V होगा। अब कहेंगे आप बिना सॉल्व किए कैसे आपने बता दिया। अगर आपने बाहर से कोई भी पोटेंशियल दिया, अब लॉजिक ठीक से सुनिएगा, बाहर मान लो आपने -2 वोल्ट दिया, मान लो, है ना, तो -2 वोल्ट इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो इन दोनों का अंतर 0 आएगा। बाहर कुछ भी दोगे उसका असर क्या होता है, सरफेस के अंदर भी तो उतना ही जाता है ना। बताया था, ग्राफ बना के बताया था, मैंने कहा था जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल कहाँ होता है, बोलो, अंदर होता है कि नहीं होता है। अगर आप देखें जितना सरफेस पर आपने दिया उतना अंदर रहेगा। अगर कल को तुमने यहाँ जितना भी दिया उतना अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर कल को मान लो 100 रुपये एक के पास हैं, 100 एक के पास हैं, एक को हमने +100 किया, एक को +100 किया, तो अंतर इनके बीच का 0 अभी भी है, 0 बाद में भी होगा। आ रहा समझ में। अगर बराबर चीज़ दोनों को मिलेगी तो अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अंतर सेम रहेगा, यानी कि डिफरेंस कितने का रहेगा। IIT में आया है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब आप सोचो, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बहुत मैथमेटिकल हो तभी IIT में आता है, तभी मैंने इसको दिया है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा वो कैलकुलेट करके दिखाते हैं, ये हुआ, अरे सीधे सीधे बोलो ना ग्राफ बना करके कि भाई अंदर पोटेंशियल उतना ही चला जाएगा जितना आप सरफेस पे दोगे। क्यों, इतनी सी बात आपको बताने के लिए, समझ में आ रहा, पूरा ग्रंथ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और एक रूल बन गया अपने दिमाग में, क्या, बाहर से चार्ज देने पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर फर्क नहीं पड़ता है, याद रहेगा। बोलो, अगर बाहर से चार्ज दिया जाए, बाहर से चार्ज दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस पर फर्क नहीं पड़ता है। बाहर से चार्ज दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस पर फर्क नहीं पड़ता है।
बाहर से अगर चार्ज दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस पर फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो आज इतना रखें, कर डालिएगा क्वेश्चन, जो ना बने पूछ लीजिएगा। बंद कर दो भाई इसको।